ध्यान से समझो मेरी बात को। अब मैं क्या कह रही हूँ, अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। एंड नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि बी पर क्या चार्ज है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है और अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज में होता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप बिल्कुल गलत आंसर बोल रहे हो। हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा एंड आज हम लोग आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बोर्ड में वेटेज की बात करूं तो ये 7 मार्क्स का चैप्टर है एंड ये चैप्टर थोड़ा सा लॉजिकल है। आपके बोर्ड के पेपर में जो लॉजिकल क्वेश्चंस आ सकता है ना, जो न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा हार्ड लेवल पे जा सकता है, वो चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो आपको इस चैप्टर के लॉजिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में इस चैप्टर से डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एंड रीजनिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आपको इस चैप्टर में थ्योरी पर भी कंसंट्रेट करना है, डेफिनेशंस भी लर्न करनी है और उससे भी ज़्यादा आपको उसके न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर को, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। हालांकि चार्ज से कोई डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी है, पर पहले आपको समझना होगा चार्ज क्या होता है और कैसे डेवलप्ड होता है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि चार्ज कैसे किसी भी बॉडी पर आ सकता है। तो आप लोग केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़कर आए हो, मेटल एंड नॉन मेटल, राइट। तो मैं यहाँ पर एक तरफ मेटल राइट करती हूँ, ओके, एंड एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं आपका नॉन मेटल। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप लोग बताओ मेटल्स क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था मेटल्स वो एटम होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो उनकी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो मेटल्स वो हैं जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिन्हें आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हो। एंड नॉन मेटल वो एटम्स थे जिनके आउटर मोस्ट में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। और हमने पढ़ा था कि एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है और एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपनी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो अपने इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो मेटल होता है ना, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट कर देता है, ताकि वो क्या कर सके, अपना ऑक्टेट फुलफिल कर सके। और जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्यों आ जाता है उसे अच्छे से समझते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रही हूँ सोडियम का। ठीक है, हमने किसका एग्जांपल लिया, सोडियम एटम का। अब आप लोगों को पता होगा कि सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसका क्या मतलब है, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं और इसके पास टोटल प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 11। राइट, क्लियर हो गया। अब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन राइट करने जा रही हूँ। तो आपके सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2,8,1। आप मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझना, तभी आपको समझ आएगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आ जाता है। अब आप देखो, आपने बोला सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 है, दैट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 है और इसके पास प्रोटॉन भी 11 है, और ये मैंने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर दिया। अब इसे क्या करना है, अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करने हैं। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो ये क्या करे, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। तो जब ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसके पास बचेगा 2,8, तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। या फिर इसके पास दूसरा तरीका है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 7 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो 8 हो जाएंगे। पर 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सोडियम क्या करेगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसीलिए आपका जो सोडियम है वो क्या करेगा, मैं इसको भी इरेज करती हूँ। चलिए अभी देखिए आप लोग, ये मेरे पास सोडियम था, मैंने बोला 2,8,1 और ये सोडियम क्या कर रहा है, अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। अब जब ये अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा
तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2,8। अब ध्यान से सुनिए, इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 11 और प्रोटॉन्स कितने थे 11। बट आपने कहा इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, किसी और को दे दिया, डोनेट कर दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। एंड प्रोटॉन्स भी क्या 10 ही रहेंगे, नहीं, प्रोटॉन्स तो 11 ही रहेंगे ना, उसने तो सिर्फ अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो प्रोटॉन इसके पास कितने रह गए। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10, प्रोटॉन्स कितने हैं 11। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, एक नेगेटिव। तब आप देखो यहाँ पर 11 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव चार्ज है, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना इसके पास, इसीलिए आपके सोडियम के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको समझ आया पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी बॉडी पर। तो अगर कोई बॉडी क्या करती है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को दे देती है, किसी को डोनेट कर देती है, तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आया। मैग्नीशियम की बात करें, अगर आप लोग मैग्नीशियम की बात करते हो तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,2, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो ये अपने आउटर मोस्ट से कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करती हूँ तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 2,8,3, तो अपने आउटर मोस्ट से वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा 3, तो उस पर कौन सा चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज। तो आप समझ पा रहे हो जब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। अब बात करते हैं नॉन मेटल की, एंड नॉन मेटल में मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ क्लोरीन का, ठीक। अब आपका क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 17, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 17, एंड इसके पास प्रोटॉन भी कितने होंगे 17। अब हम लोग यहाँ पर क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं 2,8,7। तो जैसा कि मैंने आपको कहा एटम स्टेबल होना चाहता है, एंड स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए उसे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने हैं। अब आप देखो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। अब इसके लिए वो क्या करेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब अगेन 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब आप इस पर कॉन्फ़िगरेशन देखो, अब कितना हो गया 2,8, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 7 की जगह 8 हो गया, राइट। अब आप ध्यान से देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले 17, 1 ले लिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों, अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बट प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं आया ना, पहले भी प्रोटॉन 17 थे और अब भी प्रोटॉन 17 ही है, तो अब इसके पास कितना पॉजिटिव चार्ज है 17 यूनिट, और नेगेटिव चार्ज कितना है 18 यूनिट, तो एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है ना, इसीलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप्ड हो गया, एक नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो गया। तो सीधा सीधा मुद्दा ये था कि अगर एटम्स इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं तो उन पर क्या डेवलप्ड हो जाता है, चार्ज। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि चार्ज कैसे डेवलप्ड होता है। अगर कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, डोनेट कर देगा, तो उस पर कौन सा चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उस पर कौन सा चार्ज डेवलप्ड हो जाता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, गेन करना है तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है तो कौन सा चार्ज डेवलप्ड हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गई आप लोगों को बात। अब देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। आप लोग क्या करते थे जब आप छोटे बच्चे थे, तो आप लोग क्या करते थे, स्केल लेते थे और स्केल को अपने हेयर पर रब करते थे, फिर आप पेपर के छोटे छोटे पीसेस को तोड़ के रख देते थे, और वो जो स्केल था जिसे आपने अपने हेयर पे रब किया था, जब आप उस स्केल को उस पेपर के टुकड़ों के पास लेकर आते हो तो पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, अब मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। जब आप स्केल को अपने हेयर पर रब करते हो ना तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, समझे मेरी बात। जब भी हम किन्हीं भी दो चीज़ को रब करते हैं तो रबिंग से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को दे देती है और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को ले लेती है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को देगी उस पर कौन सा चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, पॉजिटिव,
और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ले लेती है उस पर कौन सा चार्ज डेवलप्ड हो जाता है, नेगेटिव। अब आप ध्यान से सुनो, आपने स्केल को रब किया तो रब करने से उस पर क्या डेवलप्ड हो गया, चार्ज डेवलप्ड हो गया। अब आपका जो भी चार्ज बॉडी होती है ना, वो किसी भी दूसरी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है। अब आपके पेपर के जो पीस थे ना वो न्यूट्रल थे, उस पर ना नेगेटिव चार्ज है ना उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन आपके स्केल पर चार्ज है, तो जो चार्ज बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। एंड पेपर को ही क्यों अट्रैक्ट किया, क्योंकि पेपर का वेट बहुत कम है ना, बहुत कम है, तो आपके स्केल का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उसे अपनी तरफ खींचने के लिए कैपेबल है। समझ आई मेरी बात? तो यहीं से अब हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज चार्ज। ठीक है, चले अब आप लोगों के चार्ज की तरफ चलते हैं। व्हाट इज चार्ज? आप ध्यान से सुनो मेरी बात। पहले तो जो चार्ज होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल बॉडी में ही क्रिएट किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि जो आपकी मटेरियल बॉडी होती है ना वो एटम से मिलकर बनती है। अब एटम ही तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। समझ गए ना मेरी बात? तो एटम की इंटरनल प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट करेगी उसमें चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही उसमें चार्ज आ जाएगा ना वो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करने लगेगी। या फिर एक और बात यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है, आप लोग यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर ये मेरे पास एक बॉडी है, हाँ जी, अगर आपके पास ये एक ए बॉडी है और आपने इसको कौन सा चार्ज दिया हुआ है, आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और ये आपके पास एक बी बॉडी है और आपने इसको भी कौन सा चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। और जब आप लोग इन दोनों को पास में लेकर आओगे ना तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे से दूर जाएंगी। इसका क्या मतलब है, ये दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपल कर रही थी। ठीक है, अब मान लेते हैं ये मेरे पास एक सी बॉडी है और इसे मैंने कौन सा चार्ज दिया है, नेगेटिव चार्ज, और एक मेरे पास डी बॉडी है और इसके पास भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो हमने देखा कि ये दोनों भी पास में नहीं आ रहे थे, ये दोनों भी दूर दूर जा रहे थे। अब हमने क्या किया, एक बॉडी ली ई और एक बॉडी ली एफ और इस पर दिया पॉजिटिव चार्ज और इस पर आप लोगों ने दिया नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ आने लगी। तो इस चीज़ से हमें ये समझ आया कि अगर दो सेम चार्ज वाली बॉडी को, सेम चार्ज या तो दोनों पे पॉजिटिव हो या फिर दोनों पर नेगेटिव हो, तो जब दो सेम चार्ज वाली बॉडी को एक दूसरे के पास में लेकर आते हैं तो उन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। लेकिन अगर दो डिफरेंट चार्ज वाली बॉडी को एक दूसरे के पास लेकर आओ तो उनमें अट्रैक्शन होता है, वो एक दूसरे के पास जाते हैं। समझ गए? तो आपको याद रखना है, सेम चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज रिपल ईच अदर। तो अब मैं अपने चार्ज की डेफिनेशन को कंप्लीट करती हूँ कि अगर मैंने इस बॉडी पर चार्ज डेवलप्ड कर दिया तो ये दूसरी चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी या फिर रिपल करना शुरू कर देगी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। समझ गए? हालांकि आपको चार्ज की डेफिनेशन याद नहीं करनी है पर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक मतलब उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, एसोसिएटेड विद मैटर, जो सिर्फ मटेरियल बॉडी में होती है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस्ड एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब जब इस बॉडी पर चार्ज आ जाएगा तो ये क्या करेगी, दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपल करेगी, और वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में हो सकता है। तो इसलिए हमने कहा जिसकी वजह से ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। एंड जब आप 12th क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जब चार्ज मूव करने लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो आप क्या बोलोगे, चार्ज किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो सिर्फ मटेरियल बॉडी से एसोसिएट होती है, जिसकी वजह से कोई बॉडी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेती है। समझ आ गया? आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी है बट आपको ये पता होना चाहिए। अब आगे लिखा है मैंने, द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉडी इज कॉज ऑफ नेट चार्ज ऑन बॉडी। अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा,
या फिर अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाए। डेफिशिएंसी कब होगी? जब आपकी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को दिया है तो उसकी वजह से चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है। समझ आ गया मेरी बात? ठीक है। आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? आपको ये बात याद रखनी है कि चार्ज सिर्फ मटेरियल बॉडी में क्रिएट होगा। चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्रिएट होता है। जो इलेक्ट्रॉन देगा पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव चार्ज। तो सीधी सी बात है, हमारे पास 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। क्लियर हो गया? पॉजिटिव चार्ज कब क्रिएट होगा? जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। और नेगेटिव चार्ज कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में क्रिएट हो जाएंगे। आपके चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ओके, याद रखेंगे। आप लोगों को यहाँ पर सबका एसआई यूनिट याद करना है। आप लोग जो इस चैप्टर में एसआई यूनिट पढ़ोगे वो आज तक आपने कभी नहीं पढ़ी है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बट आप लोग वो याद कर लोगे और इतने सारे न्यूमेरिकल्स करोगे कि आपको यूनिट की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी हमने पढ़ा है चार्ज, और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। आपको याद रखना है कौन कौन सी हमारी स्केलर क्वांटिटी होंगी और कौन कौन सी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होंगी। चलिए, अब हम लोग चार्ज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख लेते हैं। मैं आपको वापस से बता देती हूँ एक बारी। चलिए, हम लोग बात करें किसकी? चार्ज की। चार्ज को हम यहाँ पर कैपिटल Q या स्मॉल q से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q और स्मॉल q, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम होती है, जिसको आप कैपिटल C से रिप्रेजेंट करोगे। अब मैं किसी भी बॉडी पर टोटल कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करना चाहती हूँ। ठीक है, अब हम लोग जो फॉर्मूला देख रहे हैं दैट इज द नेट चार्ज ऑन बॉडी। अब आप इधर बोर्ड पे देखो, ये मेरे पास एक ए बॉडी थी। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने इसको 10 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पर टोटल आप कितना चार्ज बोलोगे? आप बोलोगे कि इस पर टोटल चार्ज 10 इंटू ई है। व्हाट इज ई? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आप लोगों को बच्चों ये वैल्यू याद करनी है, सारे न्यूमेरिकल्स में हम इसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये मेरे पास एक ए बॉडी थी, मैंने इसे 10 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस बॉडी पर टोटल कितना चार्ज हो जाएगा? तो आप बोलोगे 10 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने अब इसको क्या किया, अब आप इसे भूल जाओ और सोचो कि मैंने इसको 50 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तब आप लोगों से मैंने पूछा कि इस बॉडी पर टोटल चार्ज बताओ, तो आप बोलोगे कि 50 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। राइट, बस जब मैं इसे इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ तो आप बोलोगे ये चार्ज नेगेटिव है। और अगर मैं उल्टा कर दूँ, मैं बोल दूँ कि मैंने इस बॉडी से 50 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, तब इस पे चार्ज कितना होगा? तब भी आप बोलोगे कि 50 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बस तब आप बोलोगे कि पॉजिटिव चार्ज है। राइट, तो इससे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया। हमने कहा कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर वो इक्वल होता है n। व्हाट इज n? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि आपने उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए या उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए। ठीक है, तो हेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू e। e क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। समझ आ गया? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि चार्ज क्या है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों ने ये देखो जरा ध्यान से, एज्यूम करो कि मेरे पास, चलिए एज्यूम करो कि ये मेरे पास है ना एक ए बॉडी है। पहले मैंने इसे 5 इलेक्ट्रॉन्स दिए। ठीक है, फिर मैंने इसको 10 इलेक्ट्रॉन्स दिए, फिर मैंने इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। तो आप इस पर टोटल चार्ज बताओ कितना होगा? तो आप कहोगे पहले हमने इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स दिए, राइट, फिर हमने इसको कितने दिए? 10 इलेक्ट्रॉन्स दिए,
फिर हमने इससे क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। तो अब आप लोग क्या कहोगे कि 15 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप बोलोगे इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 13 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको आप कहते हो कि आप चार्ज को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो या चार्ज को माइनस कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप चार्ज को दे रहे हो या आप चार्ज को निकाल रहे हो। समझ आ गया, ठीक है। हम किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज निकालने के लिए जितने भी इंडिविजुअल चार्ज हैं उनको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और अगर चार्ज निकाले जा रहे हैं तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आपके सिलेबस में चार्ज को रिलेटेड बस इतनी ही प्रॉपर्टीज़ हैं। अब चलते हैं आप लोगों के न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है एंड ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास अभी तक बस एक ही फॉर्मूला है, दैट इज Q इज इक्वल्स टू NE। Q इज टोटल चार्ज ऑन बॉडी, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल करते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। जब मेरे पास कितना चार्ज दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 कूलम चार्ज, तो अभी मेरे को चार्ज दिया गया है, राइट, Q। तो मेरे पास Q कितना है बच्चों, 1 कूलम। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मुझे पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो आप लोग Q का फॉर्मूला लगाओगे, Q इज इक्वल्स टू NE। Q क्वेश्चन में 1 दिया है, N मुझे निकालना है, E कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, राइट। Q 1 दिया था, N पूछा है, E मुझे पता है। अब मुझे N निकालना है तो उसको मैं डिवाइड में लेकर आऊँगी, तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल्स टू N। पॉइंट हटाते हैं, इधर 0 लगा लूँगी, 2 5 जा एंड 2 8 जा, इट बिकम 5/8। अब देखिए ये 10 की पावर माइनस 19 है ना, अब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, और आपको पता है जब हम पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इसे लिखेंगे 10 की पावर 19 इज इक्वल्स टू N, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, 8 को डिवाइड करना है 5 से, तो ये आएगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19 इज इक्वल्स टू N। अब इस डेसिमल को मैं इधर शिफ्ट कर लेती हूँ, तो 6.25। अब क्योंकि मैंने एक डेसिमल इधर शिफ्ट किया है तो हम यहाँ से एक पावर को कम कर देंगे, तो 19 में से 1 माइनस करूँगी तो 18। तब आप लोग देखो, आपने कहा बस 1 कूलम चार्ज था, कितना कूलम चार्ज था, ओनली 1 कूलम, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। आप लोग इसका मतलब समझ रहे हो, 6.25 की मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके मैं 18 0 लिखूं, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई जब इतनी बड़ी क्वांटिटी से करूंगी तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम चार्ज में। तो 1 कूलम चार्ज एक स्मॉल यूनिट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी यूनिट है। क्लियर हो गई ना मेरी बात। 1 कूलम चार्ज कैसी यूनिट है, एक बहुत बड़ी यूनिट है। अब इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, हम इसकी अदर छोटी यूनिट को भी देखेंगे। आपके पास कहीं कहीं पर मिली कूलम भी लिखा होगा, मिली कूलम, तो आप लोग याद रखेंगे जब भी मिली आएगा, मैं सिर्फ कूलम की बात नहीं कर रही हूँ, एंटायर चैप्टर में जहाँ पर भी मिली आएगा उसे हटाने के लिए आप लोग 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 1 मिली कूलम इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 कूलम। अगर हम बात करते हैं माइक्रो की, माइक्रो को हटाओगे तो आप लोग 10 की पावर -6 लिखोगे। एंटायर चैप्टर में मिली आए तो मिली को हटाने के लिए 10 की पावर -3, जैसे किलो है ना, जैसे मैं बोलूँ कि आप लोगों को किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो ना। सिमिलरली मिली को हटाने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइक्रो को हटाने के लिए 10 की पावर -6 से। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब करते हैं आपके एक और न्यूमेरिकल को करते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मेरे पास 2 बॉडी है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को राइट कर लो।
we have two body A and body B. By somehow we transfer 2 electron from body A to body B. हमने किसी तरीके से क्या किया, बॉडी A में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर, ये आपकी बॉडी A है, ये आपकी बॉडी B है, तो हमने A बॉडी में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर B बॉडी को दे दिए। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि A बॉडी पर अमाउंट ऑफ चार्ज बताओ, साथ में नेचर भी बताओ। सिमिलरली B बॉडी पर अमाउंट ऑफ चार्ज बताओ एंड इसका नेचर भी बताओ। तो नेचर तो हम अभी बता देते हैं। A बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के B बॉडी में दिए हैं, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, तो इस पर क्या चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। B बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इस पर कौन सा चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब अमाउंट बताना है, तो अभी हम लोगों ने Q का फॉर्मूला पढ़ा है Ne। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं A बॉडी के लिए बात कर रही हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट किए, 2। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 2 की 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो आपकी A बॉडी के पास 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। क्या B बॉडी के पास भी सेम चार्ज होगा, बिल्कुल, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन किए थे, बट उसके पास यही चार्ज नेगेटिव में होगा। समझ आ गया। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपसे बोल रही हूँ क्वेश्चन राइट करना। कैन अ बॉडी हैव 4.8 इंटू 10 की पावर -32 कूलम चार्ज। मैं आपसे कह रही हूँ क्या किसी बॉडी के पास, कैन अ बॉडी हैव 4.8 लिख लेते हैं, 4.8 इंटू 10 की पावर -32 कूलम चार्ज। क्या किसी बॉडी के पास इतना चार्ज हो सकता है? तो चेक करते हैं क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को Q का फॉर्मूला बताया N इंटू ई, राइट। Q का फॉर्मूला क्या बताया, N इंटू ई। Q मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है Q हम लोगों ने आप लोगों को, 4.8 इंटू 10 की पावर -32। एंड अभी मुझे निकालना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है बच्चों, इसको +32 कर लो, +32 कर लो। अब 4.8 इंटू 10 की पावर 32 को हम डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, इज इक्वल्स टू n। डेसिमल से डेसिमल कट गया, इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3। एंड अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पावर नेगेटिव है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो 10 की पावर 32 इंटू 10 की पावर 19 इज इक्वल्स टू n। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, राइट, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड। तो n कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 32 प्लस 19। तो n इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 51। क्या n की भी कोई यूनिट लिखनी है मुझे, नहीं। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। अब आप लोग देखो यहाँ पर n एक होल नंबर आ रहा है, राइट। n क्या आ रहा है, 3 इंटू 10 की पावर 51, मतलब 3 के पीछे हम लोग क्या करेंगे, 51 टाइम्स 0 लगा देंगे, तो n एक होल नंबर आ रहा है ना। दैट्स वाई एक बॉडी पर इतना कूलम चार्ज हो सकता है। आप लोग मेरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने कहा था किसी भी बॉडी पर चार्ज तब डेवलप्ड होता है जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, किसी को डोनेट कर देगा। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग क्या करें, आधा इलेक्ट्रॉन गेन कर ले? नहीं हो सकता ना। आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन खुद सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप इनको और छोटी चीज़ में ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आधा मिले या इलेक्ट्रॉन 1.5 मिले या फिर 3/2 मिले। इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट अमाउंट है, या तो पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा या एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए जब भी आपको Q दिया हो और आपसे ये पूछा जाए कि क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है, तो आप लोग Q इज इक्वल्स टू एनी फॉर्मूला लगाएंगे एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कंप्लीट नंबर आएगा तो आप बोल सकते हो यस, इस बॉडी पर इतना चार्ज होगा। बट अगर n डेसिमल में आए
तो आप बोलोगे नहीं, बॉडी पर इतना चार्ज नहीं हो सकता। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ क्लियर करने के लिए। मैं आपसे बोलती हूँ कि मेरी बॉडी के पास कितना चार्ज है, 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। अब मैं आपसे कह रही हूँ चेक करो कि क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है। तो आप लोग फॉर्मूला लगाओगे Q इज इक्वल्स टू एन ई। Q इज़ 1.8 इंटू 10⁻⁻19 एंड हमें फाइंड करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। 1.8 को मैं डिवाइड करूँगी 1.6 से डेसिमल कट कर देते हैं, तो मेरे पास n कितना आ रहा है 18। ये कितना आएगा 2 9s एंड ये आ जाएगा 2 8s, राइट। अब आप लोग देखो 8 को जब आप लोग 9 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, डेसिमल में मिलेगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडीशन में डेसिमल में नहीं हो सकते, क्योंकि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है या कंप्लीट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हमेशा कंप्लीट नंबर में होगा एंड यहाँ पे मुझे कंप्लीट नंबर नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या कहूँगी कि किसी भी बॉडी पर 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज डेवलप नहीं किया जा सकता। यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? अब आप लोग समझो हमने क्या पढ़ा। आप लोगों के पॉइंट से बता रही हूँ जो 10th क्लास में है। आपको चार्ज की डेफिनेशन मैंने समझाई, बट आपको वो याद नहीं करनी है। आपको ये याद रखना है चार्ज कैसे डेवलप्ड होता है। तो इलेक्ट्रॉन के गेन करने पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र करने पर पॉजिटिव चार्ज। किसी भी बॉडी पर अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल्स टू एन ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट, हमारे पास 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और पॉइंट क्लियर कर दूँ, ज़रा आप लोग इसे ध्यान से समझना। ये मेरे पास एक ए बॉडी है और मैंने क्या किया, इसे पॉजिटिव चार्ज दिया है, ठीक है। अब मैं इसके पास है ना एक बी बॉडी लेकर आ रही हूँ और इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है। क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, रिपल्शन। तो मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से कि आप मुझे चार्ज ऑन बी बताओ कि आपकी जो बी बॉडी है उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप लोग देखो हमने पढ़ा था कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर भी कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो कि बी पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास ए के पास अभी भी पॉजिटिव चार्ज है और मैं इसके पास एक बी बॉडी लेकर आई और इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। ध्यान से समझे मेरी बात को। अब मैं क्या कह रही हूँ, अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। एंड नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि बी पर क्या चार्ज है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है और अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज में होता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप बिल्कुल गलत आंसर बोल रहे हो। आप ध्यान से सुनो, मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोला था कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप्ड हो जाता है तो वो न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करता है। आपने जब स्केल को रब किया था तो वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा था। पेपर के पीस तो न्यूट्रल थे ना, फिर भी अट्रैक्शन हो रहा था ना। तो अब ध्यान से सुनो, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये 100% ट्रू है। सेम चार्ज रिपेल करेंगे, बट जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो अब ध्यान से सुनो, इस बी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और ये बी बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है। मैं इसको 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकती कि बी पर चार्ज होगा ही होगा। बी पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, बी न्यूट्रल बॉडी भी हो सकती है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है, समझ गए। साथ में अपोजिट चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर रिपल्शन बोला जाए तो आप 100% श्योर होगे कि अपोजिट चार्ज आपको देना है। बट अगर वो बोले ना कि बी पर कौन सा चार्ज है, मान लो आपको MCQs दिए गए हैं, ठीक है। पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है कि बी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे ऑप्शन में बोला गया है न्यूट्रल है, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में बोला है मे बी बोथ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में बोला गया मे बी बोथ। तो आप मे बी बोथ पे लगाओगे, क्योंकि
नेगेटिव बॉडी पर भी अट्रैक्शन हो सकता है, न्यूट्रल बॉडी पर भी अट्रैक्शन हो सकता है। बट अगर बोथ वाला ऑप्शन हो ही ना है एमसीक्यू में, आपको एमसीक्यू को समझना है, एग्जामिनर हमारे ब्रेन से खेलने की कोशिश करेगा। अगर ऑप्शन में न्यूट्रल बॉडी का ऑप्शन ही ना हो, समझ रहे हो ना मेरी बात, बोथ का ऑप्शन ही ना हो, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हो कि नेगेटिव चार्ज है, सेकंड ऑप्शन में लिखा हो कि न्यूट्रल है, एंड थर्ड ऑप्शन में लिखा गया हो कि दोनों में से कुछ नहीं है, एंड फोर्थ ऑप्शन में बोल दे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर दोनों वाला ऑप्शन नहीं आया ना कि इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, मैं आपसे बोल रही हूँ कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, सेकंड ऑप्शन क्या हो, न्यूट्रल, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपके पास हो पॉजिटिव चार्ज, एंड फोर्थ आपके पास हो कोई भी नहीं, ठीक है ना, नन। तो अभी आप देखो, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है जिसमें नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों हो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तब तो मैं यही टिक करूँगी, तब तो मेरे को यही टिक करना पड़ेगा कि तब तो अट्रैक्शन इनके बीच में है। लेकिन अगर नन की जगह ऑप्शन में बोथ हो, तब फिर मैं किसे टिक करूँगी, बोथ को, क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। तो आपका चार्ज वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आपके नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर आएंगे करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।